टाउनशिप से वापसी पर रात नानी मेरे कमरे में आए। वो मेरे जख्मों पर मरहम लगाना चाहती थी। अब नानी को कोई बताए जख्म तो पहले ही एक अप्सरा ने भर दिए थे। महरोज बेटा, मैंने तुम्हारी खाला को बहुत समझाया था कि महरोज बड़ा अच्छा लड़का है। वो भी क्या करती, तलत और सानिया को वो लड़का बहुत पसंद था। नानी की ये बात सुनकर मुझे 440 वोल्ट का करंट लगा। सानिया को? हाँ, तलत के कजिन का बेटा है, प्रॉपर्टी डीलर है। सानिया इसे पसंद भी करती थी। सानिया को कुछ कहना ही नहीं पड़ा। तलत ने सानिया से पूछा, उसने फौरन ही अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। किसी को मोहब्बत बन मांगे ही मिल जाती है और कोई मांग कर भी खाली हाथ ही रहता है। मैंने बड़े शायराना अंदाज में नानी से कहा था। इस दौर में मोबाइल आम नहीं था, अलबत्ता के नंबर का सहारा जरूर था, जो बिस्मा के घर में पहले से मौजूद था। मुझे ये सहूलत भी मुयस्सर नहीं थी। ताया जी और नबील के घर पर टेलीफोन तो था, मगर लकड़ी के बॉक्स में बंद, जिस पर एक तालू हमेशा पड़ा रहता। नबील के घर जो टेलीफोन था, इस फोन की चाबी नबील के अबू के खीसे में होती थी। ताया के घर जो फोन था, उसकी चाबी ताई के परांदे के साथ बंधी होती। वहां से फोन करना ऐसे ही था जैसे कि भूखे शेर के मुंह से गोश्त निकाल कर लाना हो। इसलिए मजबूरना पीसीओ ही से कॉल करनी पड़ती। पीसीओ वाले भी बड़े जालिम थे, आशिकों से तो डबल पैसे लेते। एक तो कान लगाकर आशिकों की बातें सुनती और धीमा धीमा मुस्कुराते रहते। पैसों की बात आती तो फौरन ही आंखें माथे पर सजा लेते। पीसीओ से बिस्मा को फोन कर के मेरा बाल बाल कर्जे में डूब गया था। नबील और आल्फा से कई हजार रुपए में कर्ज ले चुका था। इन दोनों से उधार लेता और सीधा पीसीओ की राह पकड़ता। पहले मासी फोन उठाती, में कोई जवाब ना देता। मासी जानते बूझते हुए भी घनी बन जाती और जोर से रॉन्ग नंबर का नारा लगा देती। ये बिस्मा के लिए सिग्नल होता। मासी के घर में बहू भी थी, जिससे मासी मोहतात रहती थी। मासी और नानी को मेरी और बिस्मा की परऊं चढ़ती हुई मोहब्बत की पूरी खबर थी। मासी भी चाहती थी कि मेरा और बिस्मा का रिश्ता हो जाए। मैं बिस्मा को देखने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता था, फिर भी आंखों की प्यास नहीं बुझती थी। कई बार तो मैं ग्वालमंडी से साइकिल पर सवेरे टाउनशिप कॉलेज रोड पर वाक़े बिस्मा के कॉलेज के बाहर इससे मिलने के लिए गया। मुलाकात तो ना हो पाती, सिर्फ इसे देख ही पाता। बिस्मा के ताया की बेटी सुंदस और उसके महल्ले की 2 लड़कियां उसके साथ पढ़ती थी, जो सब मुझे अच्छी तरह से जानती थी। 6 आंखों से बचते बचाते मैं और बिस्मा सिर्फ आंखें 4 ही कर सकते थे। वो जैसे ही हो जाती, मैं अपनी साइकिल पकड़ता और रेलवे रोड पर वाक़े अपने टेक्निकल कॉलेज की तरफ गोली की रफ्तार से लूटता। बिस्मा से आंखें 4 करने के चक्कर में मेरी तालीम रफू चक्कर हो रही थी। अक्सर मुझे लेट होने की वजह से क्लास में दाखिले से रोक दिया जाता। अल्लाह भला करे बिस्मा के ताया की बेटी सुंदस का, जिसने मेरी तालीम का हर्ज नहीं होने दिया और ये बात जाके मासी आसिया के कान में डाल दी। अगले दिन जैसे ही मैंने मासी के घर फोन किया, मासी ने कॉल रिसीव की। हेलो। मासी की आवाज सुनकर भी मैं खामोश ही रहा। मासी की दूसरी तरफ से सरगोशी के अंदाज में दोबारा आवाज आई, महरोज बेटा, तुम बिस्मा के कॉलेज मत आया करो। मासी ने सिर्फ इतना ही कहा और फुट से फोन बंद कर दिया। मासी की बात मेरे लिए हुक्म से बढ़कर थी। क्यों न होती, एक तो वो मासी थी और दूसरी बिस्मा की माँ। मैंने बिस्मा के कॉलेज जाना बंद कर दिया। फिर एक दिन मासी ने फोन पर दूसरा फरमान भी साना दिया कि आइंदा सिर्फ तुम इतवार वाले दिन सुबह 9 से 12 के दरमियान ही बिस्मा को कॉल कर सकते हो। मैंने दिल पर पत्थर रख के मासी का यह हुक्म भी मान लिया। बिस्मा से मुलाकात के लिए न जाने मुझे क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते। किसी की शादी का कार्ड, कोई सामान, किसी को टाउनशिप ले जाना हो। महरोज साहिब 24/7 हर वक्त मुयस्सर थे। जिन दिनों मेरा बिस्मा से आंख मटका चल रहा था, उसी दौरान एक दिन मैं छत पर अपने कबूतरों को दाना डाल रहा था। लो मिठाई खाओ। मैं पलटा, नबील मेरे पीछे खड़ा था, उसके हाथ में मिठाई की प्लेट थी। तुम आज दुकान पर नहीं गए? मैंने बर्फी की एक डली प्लेट में से उठाते हुए पूछा। आज आली की मंगनी थी।
अच्छा, कहाँ की है? गुजरावाला में। लड़के की दूध दही की दुकान है। भाभी सोहर और खलील भाई आए थे मंगनी पर। मैंने पूछा। नबील ने जवाब दिया। अबू अजी ने मनाया था, मैं उनके खानदानी इख्तिलाफ से वाकिफ था, इसलिए मजीद बात नहीं की। खलील भाई अपने साले जफरों से आली का रिश्ता करवाना चाहते थे, जिसके हक में नबील नहीं था। हम दोनों ही मिठाई खाते हुए कुछ सोचने लगे। तुमने लड़के के बारे में नहीं पूछा। मैं मिठाई खाते हुए चौंक पड़ा। तुमने रिश्ता किया है तो अच्छा ही होगा। आली को गजरों के घर नहीं पैदा होना चाहिए था। नबील की बात सुनकर मैं मुस्कुराया था। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, मैंने देखा एक प्लेट आली भी उठाए हुए छत पर आई और आते ही नबील को पैगाम दे दिया। अबू अजी बुला रहे हैं भाई। नबील जल्दी से नीचे चला गया। मुबारक हो आली। मुबारक किस बात की? आली ने तलखी से पूछा। तुम्हारी मंगनी हुई है। शादी नहीं होगी जी। आली ने शिकायती नजरों से मुझे देखा और ये बोलकर हमारे घर की सीढ़ियां आतर गई। आली दुखने में हुसैन थी। वो हमेशा बड़ी सी चादर में लिपटी रहती। मैट्रिक तक वो हमेशा क्लास में फर्स्ट ही आई, मगर उसने कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया। ना मैंने कभी नबील से पूछा, ना ही इसने बताया। आली को मैंने कभी भी नंगे सर नहीं देखा था। मेरा मानना है पर्दा औरत की खूबसूरती को छुपाता नहीं है, बल्कि बढ़ाता है। औरत जिस कदर कपड़ों में लिपटी होगी, वो इस कदर ही पर कशिश नजर आएगी। ऐसा ही कुछ मामला आली के साथ भी था। वो अपने ख्यालों में खोई रहती या फिर घर के कामों में मसरूफ, एकदम शांत गुमसुम। इस दिन में उसका जवाब सुनकर हैरान रह गया था। मैं कुछ देर आली के जुमले पर गौर करता रहा, फिर दीने वाली प्लेट उठाकर कबूतरों को दाना डालने लगा। आयशा, तुम भी महरोज की मंगनी कर दो। मैंने ये सुना तो मेरे दिल ने प्यार करना शुरू कर दिया। माँ जी, कहाँ कर दूं मंगनी? अम्मू ने नानी की बात को हल्के में लिया था। नानी ने मेरी तरफ देखा और पूछने लगी, महरोज, बिस्मा से कर दें तुम्हारी मंगनी? इससे पहले मैं कुछ कहता, उम्मी जल्दी से बोल पड़े। उम्मी जी, भाई रशीद के सामने मत कह दीजिएगा। बाजी जो कभी कभी हमसे मिल लेती हैं, रशीद भाई इस पर भी पाबंदी लगा देंगे। जानती हूँ रशीद को भी और उसके बाप को भी। वो कौन होता है पाबंदी लगाने वाला? तुम अपनी बात करो। तुम्हें लड़की पसंद है या नहीं? नानी की बात खत्म हुई। उम्मी ने सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखा। आपकी मर्जी, मैंने अनजान बनते हुए खुश्क से अंदाज में कहा था। माँ जी, मैं महरोज के अबू से पूछ लूं? उम्मी ने नानी को टालने की कोशिश की। मैं पूछ चाकी हूँ, इससे कोई एतराज नहीं है, कि नानी ने फुट से कह दिया। अम्मी ने हैरत से नानी की तरफ देखा। आखिर वो मेरी माँ की माँ थी। कहा ना, पूछ चुकी हूँ। उम्मी न जाने क्या कहना चाहती थी, मगर नानी को कह ना सकी। नानी फिर मेरी तरफ मुतवज्जे होकर कहने लगी, महरोज, तुम नबील से मोटरसाइकिल ले आओ और आज ही मुझे टाउनशिप छोड़ आओ। जैसे ही कोई मुनासिब वक्त मिलेगा, मैं रशीद और आसिया से बात करती हूँ। मैं पूरी तैयारी के साथ नानी को लेकर टाउनशिप पहुंचा। खालू रशीद तबीयत की नासाजी की वजह से घर पर ही थे। खालू की तबीयत तो कुछ बेहतर हो चुकी थी, उनको घर पर देखकर मेरी तबीयत जरूर खराब हो गई। एक लम्हे के लिए भी खालू ने मुझे अपनी नजरों से ओझल होने नहीं दिया। मैं तो सिर्फ बिस्मा के हाथ और पांव ही देख सका। खालू की मौजूदगी में बिस्मा के घर रुकना फजूल था। इससे पहले कि खालू मुझे खुद वापस जाने के लिए कहते, मैंने इज्जत से उठना ही बेहतर समझा। मजीद दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।